नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथ के साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आप सभी की तैयारी भी साथियों बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो उस तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए मैं आपका हमदर्द, मैं आपका साथी, मैं आपका दोस्त, मैं आपका टीचर, जो चाहे आप कह सकते हैं, आप सभी के सामने आ गया हूँ साथियों। एक खूबसूरत सी क्लास को लेकर स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। साथ के साथ उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा होगा और आप सभी की तैयारी भी सत्य बहुत अच्छी। हाँ, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं और बहुत अच्छे से आखिरकार मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम चीज़ों को आगे लेकर चलने वाले हैं। हाँ, तो फटाफट से आ जाओ भाई। हाँ चलो, ठीक है। दोस्तों, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि वैसे भी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो बहुत चुनिंदा समय में हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आप एक बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम कांग्रेस के बारे में पढ़ चुके थे और कांग्रेस की स्थापना के बारे में मैंने आपको बता के चला था कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने लालच से करी थी, अपने लोभ से करी थी। और उनका मानना ऐसा था कि हम कांग्रेस की स्थापना करके इन भारत को, भारतीय लोगों को, भारतीय क्रांतिकारियों को एक जगह पर एकत्रित कर लेंगे और जब भी ये कोई आंदोलनकारी घटना को अंजाम देने की कोशिश किया करेंगे, हम आसानी से इनको कंट्रोल कर लिया करेंगे, इन पर अपना कह सकते साथ, तो इन पर नजर रखा करेंगे, इनको कंट्रोल करने में हमारे लिए आसानी होगी। इस बात के उद्देश्य से अंग्रेजों ने क्या किया था, यहां पर साथियों कांग्रेस का गठन किया था। लेकिन कांग्रेस के गठन के बाद सत्य कांग्रेस के ने अपने अधिवेशन करने शुरू किए। एक साल में कांग्रेस एक अधिवेशन किया करती थी और बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा कि ये कांग्रेस जो है सत्य एक ऐसी संस्था जो मेंढकों की तरह सिर्फ टर्राने का काम करती है, साल में एक बार। मैंने आपको कल इससे पहले वाली क्लास में बताया भी होगा। लेकिन कांग्रेस अपना काम बखूबी करना शुरू कर देगी और बहुत जल्दी शुरू कर देगी। उससे पहले क्या हो रहा था भारत में, मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस के स्थापना होने से पहले कुछ पार्टियों का गठन हुआ था, लेकिन उन पार्टियों को सत्यो अंग्रेजों के द्वारा सपोर्ट नहीं था, इसलिए वो पार्टियां ज्यादा उत्थान नहीं कर पाई थी। मैंने इससे पहली क्लास में ये बात आपको बताई होगी। और मैंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो इसलिए सत्यो अपने आप को वजूद में ला पाई है क्योंकि अंग्रेजों का हाथ कहीं ना कहीं कांग्रेस पर था। अंग्रेज मानते थे कि भाई एक ऐसी पार्टी बनाओ जिसमें भारतीय होने की भावना लगे, उसमें राष्ट्रता की भावना आए और भारतीयों को अपनी पार्टी लगे, और फिर उसे सपोर्ट भी करते थे। इसलिए कांग्रेस के लोग साथियों और कांग्रेस पार्टी बहुत फेमस होती चली गई थी, बहुत फेमस होती चली गई थी। दोस्तों, आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार ये कांग्रेस के, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस से बनने से पहले कौन कौन सी पार्टी बनी थी, उनके संस्थापक कौन हुए थे, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने चीजों को कवर किया था। लेकिन आज जो हम बात करेंगे साथियों, बहुत सारी चीजों पर बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जो बात करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा साथियों, आखिरकार कांग्रेस जब स्थापित हो गई तो कांग्रेस की स्थापना के बाद कौन कौन सी पार्टी बनी थी। यानी हमने पहले क्या जाना कि कांग्रेस से पहले कौन कौन सी पार्टी बनी, आज जानेंगे कांग्रेस के बाद कौन कौन सी पार्टी बनी है। और इनसे साथियों हमेशा एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। कांग्रेस से पहले की पार्टी चाहे याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन कांग्रेस के बाद जो संगठन बने हैं वो आपको हर हाल में याद करने पड़ेंगे। बोलो हाँ कि ना, बोले सर हाँ। चलो ठीक है साथियों, बात करते हैं। एक तरफ हम यहां पर वर्ष देखेंगे और जहां पर मैं आपको स्टार लगा दूंगा उसे थोड़ा सा बारीकी से कवर करते हुए चलेंगे। एक तरफ हम वर्ष देखेंगे, दूसरी तरफ हम संगठन का नाम देख रहे होंगे और तीसरी तरफ साथ उसके संस्थापक देख रहे होंगे और साथ ही साथ उसके मुख्यालय को भी कवर कर लेंगे कि आखिरकार उसका मुख्यालय कहां पर रहा है। जैसे साथियों बात करते हैं हम यहाँ पर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक साथियों एसोसिएशन के नाम से, जिसका स्थापना 1888 में हुई है और साथियों सर सैयद अहमद खां के द्वारा, किसके, सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी साथियों स्थापना हुई है और अलीगढ़ में साथियों इसका मुख्यालय बना है। देखिए सर सैयद अहमद खां का जब भी नाम आएगा आप इनका संबंध अलीगढ़ से मान के चलेगा। जैसे तो अलीगढ़ के अंदर एक विश्वविद्यालय है जिसे आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या एएमयू के नाम से जानते हैं, एएमयू के नाम से जानते हैं। उसके संस्थापक साथियों सर सैयद अहमद खां माने जाते हैं। तो 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में सर सैयद अहमद खां ने काफी रोल निभाया था। तो साथियों इनके बारे में ध्यान रखिएगा, इनका संबंध अलीगढ़ से होता है। दोस्तों एक अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टी होती है जिसकी स्थापना 1905 में हुई है, नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या नाम है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इस पार्टी को बनाया जाता है।
इसका मुख्यालय साथियों मुंबई के अंदर है। क्वेश्चन क्या इंपोर्टेंट है, सन इंपोर्टेंट है, ना ही साथियों आपका मुख्यालय इंपोर्टेंट है। लेकिन सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई है। कई बार साथियों इसका नाम हिंदी में भी देता है, भारतीय सेवक समाज के नाम से देता है। तो साथियों सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने करी। और गोपाल कृष्ण गोखले की पार्टी इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, इसलिए साथियों इससे इंपोर्टेंट देनी पड़ेगी। दोस्तों बात करते हैं यहां पर 1916 में स्थापना हुई है जिसका नाम है साथियों यहां पर होम रूल लीग। क्या नाम है इसका, होम रूल लीग, ठीक कर लीजिएगा। होम रूल लीग की स्थापना हुई है और होम रूल लीग की जो स्थापना हुई है तो वो एनी बेसेंट और तिलक दोनों का संबंध जोड़ा जाता है। देखिए होम रूल लीग को हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बहरहाल होम का मतलब घर से होता है, रूल का मतलब साथियों नियम से होता है, यानी हम अपना घर का खुद नियम बनाएंगे, ऐसा साथियों एनी बेसेंट और यहां पर तिलक कहने लगते हैं। तो होम रूल लीग अपने आप में एक साथियों टॉपिक होगा, हम पढ़ेंगे। बीजी तिलक और एनी बेसेंट साथियों और बाल गंगाधर तिलक ने दोनों ने ही होम रूल लीग की स्थापना करी थी, जबकि साथियों इन्होंने यहां पर अपना मुख्यालय पुणे के अंदर बनाया था। दरअसल दोनों ने अलग अलग बनाया था, हम बात करेंगे दोनों के बारे में। लेकिन होम रूल लीग की स्थापना साथियों 1916 में हुई है और साथियों एनी बेसेंट और तिलक ने करी। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था उस समय किस भारतीय संगठन की स्थापना हुई। दरअसल होम रूल लीग ही रहने वाली है 1916। तो ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ जाता है। दोस्तों 1918 में अगर हम बात करें तो 1918 में स्थापना हुई जिसका नाम था नेशनल साथियों लिवर फेडरेशन। इसकी स्थापना साथियों यहां पर एस.एन. बनर्जी के द्वारा की जाती है और मुख्यालय इनका कलकत्ता के अंदर रहने वाला है। दोस्तों बात करें 1918 में एक पार्टी बनती है और इस पार्टी का नाम है उत्तर प्रदेश किसान महासभा। इसकी साथियों स्थापना मदन मोहन मालवीय और साथियों गौरी शंकर जी के द्वारा की जाती है और लखनऊ में इसका मुख्यालय बनाया जाता है। 1918 में साथियों हम बात करें तो यहां पर अहमदाबाद के अंदर 1918 में अहमदाबाद साथियों यहां पर ऑक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुई है और जो साथियों यहां पर महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। हम इसे पढ़ेंगे। इसे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लेबर एसोसिएशन जो बनाई है उसी का साथियों नाम रहने वाला है और अहमदाबाद में ही इसका मुख्यालय रखा गया था। इसके अलावा साथियों बात करें 1920 में एक साथियों संगठन बना जिसका नाम था इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी और साथियों इसकी स्थापना जो करी है एम.एन. रॉय के द्वारा की गई है जो ताशकंद के अंदर इन्होंने अपना हेडक्वार्टर रखा था। देखिए 1920 में एक और संगठन बनता है और 1920 में जो संगठन बना है वो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जाना गया है और इसकी स्थापना साथियों एन.एम. जोशी और लाला लाजपत राय के द्वारा की जाती है और लखनऊ के अंदर साथियों इसकी यहां पर स्थापना हुई है। बात करें साथियों लेबर एसोसिएशन पर क्वेश्चन बन चुका है, होम रूल लीग पर क्वेश्चन बन चुका है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होती है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ कर जाती है। एक दो बार अच्छे पेपर में उत्तर प्रदेश किसान सभा से भी क्वेश्चन पूछ लिया है तो आपको ये स्टार लगे हुए पॉइंट हर हाल में याद रखने होंगे। इसके अलावा साथियों बात करें तो 1920 में ही एक पार्टी बनेगी जिसका नाम होगा सर्वेंट्स ऑफ साथियों पीपल्स सोसाइटी जो कि लाला लाजपत राय जी के द्वारा बनाई जाएगी और लाहौर में अपना मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर बनाएंगे। कहां पर, लाहौर में। दोस्तों 1920 में एक पार्टी बनेगी जिसका नाम होगा अवध किसान सभा। बाबा साथियों रामचंद्र गौरी शंकर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रतापगढ़ साथियों जो उत्तर प्रदेश में है हेडक्वार्टर बनाया जाता है और इस पार्टी की अवध किसान सभा के नाम से स्थापना की जाती है। 1921 में एक पार्टी बनती है जिसका नाम है कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया और इसको साथियों नलिनी सेन गुप्ता के नाम से जाने जाने वाली महिला साथियों कलकत्ता के अंदर अपना हेडक्वार्टर बनाती हैं और स्थापना करती हैं। दोस्तों 1923 में एक पार्टी बनती है जिसका नाम है स्वराज पार्टी और दोस्तों इंपोर्टेंट होगा आपके लिए स्वराज पार्टी के संस्थापक सी.आर. दास, आप चित्तरंजन दास के नाम से जानते हैं और मोतीलाल नेहरू साथियों इसकी स्थापना करते हैं। इलाहाबाद के अंदर यह पार्टी साथियों स्थापित होती है। दोस्तों इंपोर्टेंट होगा यहां पर 1924 में स्थापित होने वाली पार्टी अखिल भारतीय साथियों साम्यवादी दल जिसकी साथियों यहां पर स्थापना सत्य भगत जी के द्वारा की जाती है और कानपुर में साथियों इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है। उसके अलावा 1925 में साथियों एक संगठन बनता है। 1925 के संगठन को आप जानते होंगे, इसका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और इसकी साथियों के.वी. हेडगेवार जो है जो हेडगेवार हैं तो वो इसकी स्थापना करते हैं, मुख्यालय के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। और 1927 में साथियों एक पार्टी बनती है जो कि ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है, मतलब महिलाओं के लिए पार्टी है और लेडी यहां पर सदाशिव अय्यर इसकी स्थापना करते हैं, मद्रास के अंदर इसका हेडक्वार्टर बनाते हैं। 1928 में एक और पार्टी बनती है जिसका नाम है श्रमिक स्वराज पार्टी। साथियों काजी यहां पर नजरुल इस्लाम इसकी स्थापना करते हैं और इसके बाद बात यही नहीं रुकती। इंपोर्टेंट और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट
1929 में एक पार्टी बन के आ रही है जिसका नाम है साथियों खुदाई खिदमतगार। बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदाई खिदमतगार के नाम से संगठन बनता है। और ये किसने बनाया है, बस यही पूछा जाएगा किसने बनाया है, तो साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और पेशावर के अंदर इन्होंने अपना मुख्यालय रखा था। 1934 में एक संगठन बनता है कांग्रेस सत्य समाजवादी पार्टी, और जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव सत्य इसकी स्थापना करते हैं। 1936 में सत्य एक और पार्टी बनती है जिसका नाम है अखिल भारतीय किसान सभा, और ये साथियों आपके यहां पर सहजानंद एवं एनजी रंगा लखनऊ में इसकी स्थापना करते हैं। दोस्तों 1936 में एक और पार्टी बन रही है, नाम होगा प्रगतिशील सत्य लेखक संघ, जो कि सत्य मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा बनाई जाती है, और लखनऊ में इसकी सत्य मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर बनाया जाता है। 1936 में साथियों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसे आप एबीवीपी के नाम से भी जानते होंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना सत्य मीनू मसानी और डॉक्टर के असरूर और अशोक मेहता करते हैं। बाद में 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है, इस पर हम बहुत विचार करेंगे, और कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है। 1939 में साथियों बात करें तो यहां पर भारतीय साथियों वॉल्शेविक दल के नाम से एक पार्टी बनती है, एनडी मजूमदार इस पार्टी को बनाते हैं, कलकत्ता में इनका हेडक्वार्टर है। और साथियों बात करें 1940 में एक पार्टी बनी है जिसका नाम है रेडिकल डेमोक्रेटिक दल, और साथियों इसे बनाया किसने है, एम एन रॉय के द्वारा, कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया। 1941 में एक पार्टी बनाई गई है जिसका नाम है साथियों भारतीय वॉल्शेविक यानी कि लेनिन दल के नाम से, साथियों इसको वॉल्शेविक का मतलब यह लेनिन से है, और अजीत राय वैसे साथियों इंद्र सेन ने इसकी स्थापना कलकत्ता में करी है। क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना 1942 में हुई है, और साथियों इसका सोमेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में इसका स्थापना करने का काम किया है। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी पार्टी पढ़ाई है, मैं ये बात जानता हूं, लेकिन दोस्तों बढ़ते हुए पेपर को देखते हुए, क्योंकि ऐसी पार्टी भी आपको इसमें नजर आएंगी जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा, मैंने साथियों इसलिए एक ही चार्ट पर सारी पार्टियों को लिखने की कोशिश करी है जो आजादी के समय, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक को हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक मैंने यहां भी क्रमवार साथियों अध्ययन करने के उद्देश्य से यहां भी ऐड करी है। साथियों आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे साथियों की बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमने इस चार्ट में उन सभी पार्टियों को ऐड करके रखा है। दोस्तों जब भी पेपर का लेवल बढ़ेगा और आप अगर इस सब्जेक्ट को एक बार तैयार करने के लिए निकले तो ये बेटा आपको एक बार कड़ा जी करके ना एक बार फेरने पड़ेंगे। बस इतना करिएगा कि आपको सारे रटने नहीं है, मैं जानता हूं कठिन है, लेकिन आप जितना भी पढ़ रहे हैं ना, कम से कम आपको जहां स्टार लगा के चल रहा हूं उतना आप अभी याद कर लीजिएगा। बची हुई को आपके नोट्स में होना चाहिए, बस एक बार आपकी नजरों के सामने से गुजरना चाहिए। हम दोस्तों जिस लेवल की तैयारी को लेकर चल रहे हैं ना, वो अपना पे एक स्तर है, वो स्तर है, और उस स्तर तक हम चीजों को टच करके चलेंगे। दोस्तों कांग्रेस के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी थी कि कांग्रेस के बारे में साथियों कौन व्यक्ति कैसे कैसे यहां पर अध्यक्ष बनता है। अब हम साथियों यहां से आगे शुरू करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने कर दी थी। कांग्रेस के बाद भी कुछ पार्टियां बनी है और कांग्रेस से पहले भी कुछ पार्टी बनी है। दोस्तों अंग्रेज हम पर एक व्यापार करने के उद्देश्य से आए और हम पर क्या करने लगे, हम पर शासन करने लगे, और बहुत लंबे समय तक ये लोग शासन करेंगे। आप भी जानते हैं इस बात को, हम भी जानते हैं। दोस्तों जब ये अंग्रेज लोग शासन करते हैं तो शासन करने के समय साथियों बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में आ जाती है कि अरे शासन कर क्यों रहे हैं हम पे, ये तो व्यापारी लोग हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। और बहुत सारे समझदार लोग इस बात को समझ जाते हैं कि जो आज हमें साथियों गंदा काला कहकर पुकार रहे हैं, हमें गंदे भारतीय बता रहे हैं, उन लोगों को साथियों सभ्यता हमने सिखाई है। हमारे यहाँ के भगवान श्री कृष्ण जो दुनिया में विश्वविख्यात हैं, उन्होंने साथियों सभ्यता के बारे में बताया है। साथियों हमारे यहाँ पर लिखे हुए वेद जिनको बहुत साथियों महर्षियों ने लिखा है, उनको पढ़ने के बाद दुनिया को सभ्यता आई है। और ये अंग्रेज हम पर आके शासन करके आज ये कह रहे हैं कि तुम गंदे लोग हो, तुम काले लोग हो। तो कुछ लोगों ने इस बात को समझ लिया, और साथियों यहां से आगे जो अब शुरुआत हुई है अंग्रेजों को भगाने की, वो 3 चरण में शुरुआत हुई है। दोस्तों अगर हम बात करें प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण 1885 से 1905 तक चलता है, जिसमें साथियों आप इसे फेज 1 कह सकते हैं, राष्ट्रीय आंदोलनों का फेज है। किसका? राष्ट्रीय आंदोलनों का फेज है। दूसरा चरण जो चलता है साथियों, ये आपका 1905 से 1919 तक आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण चलता है। जबकि हम बात करें तीसरे चरण के बारे में, तो 1919 से लेकर 1947 में हम भारत को पूर्णतः आजाद करा लेते, और यह साथियों राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण चल रहा होगा। लेकिन पहला चरण एक नेक्स्ट लेवल था, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला चरण जो राष्ट्रीय आंदोलन का था, उसका लेवल साथियों एक अलग ही था। कैसे जानिएगा।
तो जब हम बात करते हैं तो इस चरण में हम ऐसे लोगों को पढ़ते हैं जिन्होंने वास्तव में भारत के लोगों की संस्कृति को जगाने की कोशिश करी, जिन्होंने भारत के लोगों को यह बतलाया कि आखिरकार आप जो आज के समय में जिन चीजों की तरफ बढ़ रहे हो, जो अंग्रेज तुम्हारी संस्कृति में, सभ्यता में, तुम्हारी बोलचाल में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, यह जायज नहीं है। आप अपने पुराने दिनों को, अपने भगवानों को, अपने साथ श्रद्धेय लोगों को सोचो, उनके अंदर जो सभ्यताएं हुआ करती थी, उनके अंदर जो संस्कृति हुआ करती थी, वो एक अपरंपार की संस्कृति थी, सभ्यताएं अलग हुआ करती थी। अंग्रेज के बारे में बात करें, अंग्रेज सत्य हमें बहुत गंदा कहते थे, लेकिन सच में अंग्रेजों से ज्यादा कोई गंदा नहीं था। हम भगवान में विश्वास रखते थे, हम किसी के साथ गलत कर्म करने से पहले 100 बार सोचा करते थे, लेकिन अंग्रेज सत्य करने के बाद भी नहीं सोचा करते थे। व्यक्ति हुए जिनका नाम था राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है तो ये धार्मिक सुधार, समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। मतलब ये लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और राजा राम मोहन राय के द्वारा सत्य क्या किया जाता है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। जानते हो क्यों कहा जाता है? इनको सत्य पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। जानते हो क्यों कहा जाता है? इनको सत्य युगदूत कहा जाता है। पुनर्जागरण का मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति पहले सोया हुआ था, पहले कोई व्यक्ति जगा हुआ था, पहले कोई व्यक्ति जगा हुआ था, फिर एक वक्त के बाद वो सो गया, अब वो सो के दोबारा जगा, इसको पुनर्जागरण कह देते हैं। यानी जगा हुआ व्यक्ति सो गया, सोने के बाद जब दोबारा जगा है, इसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। और सत्य राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले इस बात को बताने की कोशिश करी कि भारतीयों, तुम सोए हुए हो, तुम्हें जागना पड़ेगा। और अपने सत्य यहां पर जैसे कि युगदूत कहा गया, आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया, तो सत्य इन्होंने लोगों को प्रेरित करना शुरू किया था। यहां पर आए हुए सारे व्यक्ति, जो प्रथम चरण हम राष्ट्रीय आंदोलन का पढ़ रहे हैं ना, सारे व्यक्तियों को आप देखोगे, दयानंद सरस्वती को देखोगे, तो हम बात करें यहां पर जैसे कि आपके राजा राम मोहन राय को देखोगे, ज्योतिबा फूले को देखोगे, जितने भी व्यक्ति हैं ना, ये साथियों भारत के लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम किस सभ्यता की तरफ बढ़ चुके हो, तुम किस तरह से साथियों वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ चुके हो। साथियों अंग्रेजों के यहां पर आज हम अपने साथियों परिवार की स्त्री को, अपनी बहन को मां और बहन की तरह समझते हैं। साथियों अगर आप इन देशों के अंदर जाकर देखोगे ना, इनके अंदर वो संस्कृति सब कुछ समाप्त हो चुकी है यारो, पूरी तरह से। ये साथियों व्यक्ति है राजा राम मोहन राय, ये युगदूत और आधुनिक भारत के निर्माता इसीलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि ये भारतीयों को आके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनकी सभ्यता के साथ मत चलो, आप इनका विरोध करो। और अगर आप इनकी सभ्यता में डल गए, आप अगर इनके कल्चर को फॉलो कर गए, तो आप अपने भारत की सभ्यता को नहीं बचा पाओगे। हमारे यहां पर सत्य भगवान हुआ करते थे, इनके यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता था। हमारी धरती को, भारत की पावन पवित्र धरती को तो भगवान शिव जैसे लोगों ने जन्म लेके तो इसको सींचने का काम किया है। हमारा मानना इस धरती को ब्रह्मा ने बनाया है और ब्रह्मा इस सृष्टि के सत्य रचनाकार है, जबकि ये लोग मानते थे कि सृष्टि को व्यक्ति ने ही बना दिया है। राजा राम मोहन राय हुए, इनको साथियों युगदूत कहा है क्योंकि इन्होंने लोगों को जगाने की कोशिश करी है। कैसे जगाया देखिएगा साथियों, इन्होंने क्या किया, 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कर दी जाती है। आत्मीय सभा मतलब अपनी आत्मा को पहचानो, आपकी आत्मा क्या कर रही है। आपकी आत्मा अगर अंग्रेजों के कल्चर की तरफ बढ़ रही है तो आप अपनी आत्मा को लेकर कल्चर की तरफ बढ़ जाओ, अंग्रेजों की तरफ। लेकिन अगर आत्मा कह रही है कि नहीं, हम गलत रास्ते पे जा चुके, हमारी संस्कृति सॉरी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये नहीं जो अंग्रेजों की सभ्यता है, तो अपने आप को रोको। आत्मीय सभा की स्थापना कर दी। देखो इनकी साथियों, आप देखो ब्रह्म समाज की स्थापना साथियों किसने कर दी, 1828 में। यहां पर साथियों अगर हम बात करें, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। कह रहे हैं कि आप इस सभा के अंदर आके एकत्रित हो, हमसे बात करो, ग्रुप बनाओ और जानो अपने भारत के बारे में। अगर नहीं जानोगे तो भारत के बारे में लोग बहुत जल्द भूल जाएंगे। दोस्तों आज के समय में अगर हम बात करें, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम कितने ही मुगल शासकों को पढ़ते हैं, कितने दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं। क्या हम भारत के किसी वीर राजा का इतिहास पढ़ने की कोशिश करते हैं? नहीं पढ़ते। वो तो भलाओ साथियों ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने उस समय थोड़ा बहुत इतिहास बचा लिया, नहीं तो आज भारत का संपूर्ण इतिहास विदेशियों का इतिहास बन के रह जाता। ये कोशिश कर रहे हैं ब्रह्म समाज की स्थापना, आत्मीय समाज की स्थापना, इनके द्वारा साथियों एक अखबार निकाल दिया गया। अखबार का नाम था मिरातुल अखबार। आपसे पूछेगा बताओ मिरातुल अखबार किसके द्वारा निकाला गया? अगर हम साथियों बात करें, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 समय में हुई है। और इसके स्थापना के बारे में कहा जाता है कि आत्मारंग, पांडुरंग, महादेव साथियों, गोविंद रनाडे जैसे लोगों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी। और प्रार्थना समाज का मतलब ये था कि लोगों को इसके अंदर जोड़ो, लोगों को समझाओ, इनकी संस्कृति, इनके धर्म के बारे में बताओ कि हम लोग साथियों मीट मच्छी खाने वाले व्यक्ति नहीं है, हम वेजिटेरियन है, एक नंबर का शुद्ध साथियों अपने यहाँ का ईमानदारी से खाना खाने वाले व्यक्ति हैं। जबकि ये तो जान
जानवर को खा खा के साथियों क्या करते थे, अपने आप को कहते थे शरीर के अंदर एनर्जी आएगी। अगर ऐसे रास्ते पे भारतीय व्यक्ति चल जाते तो भारत की स्थिति क्या होती? लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब तो वह युग है जब युग अपनी संस्कृति को बचाने की पूरी ताकत लगा बैठा है। दोस्तों, इनका उद्देश्य भले ही भारत को आजाद कराना नहीं है लोगों का, ऐसा नहीं कि हम इसको आजाद कराएं, लड़के आजाद कराएं, लेकिन नहीं, इनका उद्देश्य है हम अपनी संस्कृति को बचा पाए, हम भारत के अंदर जो भाईचारे की भावनाएं हम उसे बचा पाए, हम जो संबंध हैं हमारे तो खून खून का जो रिश्ता है हम उसे बचा पाए, नहीं तो अंग्रेज उसे बिल्कुल ध्वस्त कर देने वाले थे। इन्होंने साथियों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे जैसे लोगों ने मिलकर करी। तो उसी समय पर सत्य शोधक समाज की स्थापना हो जाती है। आपने साथियों समाजों के नाम देखो, सत्य शोधक समाज नाम से पता चल रहा होगा। दोस्तों आप देखिएगा ना, इनकी एक पुस्तक है साथियों, बात करें सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई, ज्योतिबा फूले जी के द्वारा। किसके? ज्योतिबा फूले जी के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई। इनकी किताब का नाम देखिएगा, गुलामगिरी किताब लिख रहे हैं, गुलामगिरी किताब। सोचिएगा मतलब क्या है इसका, नाम बहुत कुछ बयां कर रहा है, अंग्रेजों के गुलाम मत बनेगा, ये गुलामगिरी कब तक करते रहोगे। ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी हुई साथियों पुस्तक है गुलामगिरी, इनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई है। क्वेश्चन एक परीक्षा में पूछा गया है। ये प्रथम चरण को जब हम राष्ट्रीय आंदोलनों को पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे साथियों विशेष शख्सियतों को पढ़ के चले जिनके पास पाने और खोने के लिए भले कुछ नहीं था, लेकिन भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए इस चरण में इन लोगों ने पूरी जान लगा दी थी। अगर हम आगे देखते हैं तो आर्य समाज की स्थापना होती है और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कर दी जाती है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दयानंद सरस्वती को कहते हैं। दयानंद सरस्वती साथियों इस आर्य समाज की स्थापना करने के बाद स्लोगन दे रहे हैं, नारा दे रहे हैं, वेदों की तरफ लौटो। मतलब क्या है? मतलब आज जिस ट्रेडिशन को तुम फॉलो कर चुके हो ना, उसमें हमारी सभ्यता नहीं है, वेदों की तरफ लौटो। मतलब हमारे वेद उस समय के वेद है जब अंग्रेज कुछ जानते भी नहीं थे, हमारे वेदों को पढ़ पढ़ के दुनिया सभ्य हो गई है और अंग्रेज हमें सत्यो आज गंदा और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप वेदों की तरफ लौटो, वेदों को पढ़ो, वेदों में सब कुछ मिलेगा, वेदों की तरफ लौटो। साथियों नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। उस वक्त पे दिया जब साथियों भारत के अंदर अंग्रेज हमारी पूरी की पूरी जनरेशन को बदलने वाले थे। उस समय अपनी जनरेशन को बचाने के लिए सत्य दयानंद सरस्वती आगे आए और कहा वेदों की तरफ लौटो, वेदों को पढ़ो, सारी बातें, हमारी सृष्टि, हमारा सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ हमारा वेदों में है, हमने सब कुछ सीखा है, हमने नहीं पूरी दुनिया ने वेदों से सीखा है और आज वेदों की सभ्यता को खत्म करने की कोशिश अंग्रेज कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती आके स्लोगन दे रहे हैं, वेदों की तरफ लौटो, जरा वेदों को पढ़ो तो हम इनकी सभ्यता में क्यों ढले। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने कर दिया है। सोचो स्वराज साथियों, बात करें हम आगे दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे लोगों को इस शब्द के साथ जोड़ता पाएंगे, लेकिन सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग साथियों उस समय कर दिया गया था जब लोग जागे ही नहीं थे कि हमें आजाद होना है। इनके द्वारा साथियों एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। बहुत पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश साथियों आपके दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। साथियों शुद्धि आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया। मन को शुद्ध करना, आत्मा को शुद्ध करना, जो भी आज तक तुम गलत काम करने के रास्ते पे बढ़ चुके हो उसको शुद्धि आंदोलन के माध्यम से संभाला जा सकता है, अपनी संस्कृति सभ्यता में वापस आया जा सकता है। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। दोस्तों स्वराज शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो दयानंद सरस्वती ने किया है। और साथियों बात करें अगर यहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसकी स्थापना 1875 में हो गई, और अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो साथियों इस सोसाइटी की स्थापना 1875 में जो हुई है, एक व्यक्ति, एक मैडम है जिनका नाम है साथियों एचपी यहां पर ब्लात्सोवस्की। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, पूछेगा बताइएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? तो साथियों मैडम है ब्लात्सोवस्की और कर्नल साथियों एमएस ऑलकॉट नाम है इनका, जिन्होंने स्थापना करी, लेकिन ब्लात्सोवस्की का नाम बहुत ज्यादा आता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सत्यो मैडम यहां पर ब्लात्सोवस्की और कर्नल एमएस सत्यो ऑलकंड नाम के व्यक्ति ने करी है। और 1875 में सत्यो अमेरिका के अंदर, कहां? 1875 में अमेरिका के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। उन्होंने सत्यो 1882 के समय पर, जब बाद में 1882 के समय पर अपना हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय सत्यो अंडियार यानी कि मद्रास में स्थानांतरित कर दिया। दोस्तों एक नंबर का क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी, मुख्यालय कहां है, कब करी, सारी बातें आपसे पूछी जा चुकी हैं। तो 1882 में आके इन्होंने अपना मुख्यालय कहां बना लिया? तो मद्रास में बना लिया। अमेरिका से थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने के बाद मुख्यालय भारत में लेकर आ गए लोग, भारत को बचा सके।
तो भारत के अंदर ऐसा नहीं था कि लोग समझदार नहीं थे, लेकिन आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपने कितनी सारी मूवी देखी होंगी, कितनी सारी फिल्म देखी होंगी, जहां पर सत्य हीरो किसी विलन के सामने बहुत जबरदस्त पिटता है, इतना पिटता है पूरी हड्डियां शरीर की तोड़ दी जाती हैं, हाथ उठाने लायक नहीं रहता, पैर चलने लायक नहीं रहते, हीरो जमीन पर गिर जाता है, हीरो जमीन पर गिर जाता है। हीरो के साथ कुछ भी क्षमता, कुछ भी ताकत उसके अंदर साथ उत्तेजना नहीं रहती है। हीरो के सामने की फिल्म चलती है, उसको अपनी मां का मर्डर, उसकी बहन की साथ लूटी गई इज्जत, उसके भाई का साथ कत्ल याद आता है और विलन सामने होता है। हीरो के सामने जब ये फिल्म चलती है कि इस व्यक्ति ने मेरे परिवार के साथ क्या किया था, मेरी प्रेमिका के साथ क्या किया था, और वो हीरो साथ टूटी हड्डियों के साथ किस तरह से खड़ा हो जाता है और फिर विलन की क्या हालत बनाता है, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। ये जितने भी साथियों यहां पर व्यक्ति हैं, ये सिर्फ वही रील दोहराने की कोशिश कर रहे हैं भारतीयों के सामने कि तुम उस फिल्म को, तुम उस रील को आंखों के सामने तो दोहराओ जिससे तुम में साथियों उत्तेजना आ सके। कहते हैं साथियों कि एक समय की बात है, हनुमान जी भी अपनी शक्ति को भूल गए थे। हनुमान जी को नहीं पता था मैं उड़ सकता हूं, हनुमान जी को नहीं पता था मेरे अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन साथियों जामवंत जी ने जाके उनको कुछ शक्तियां याद दिलाई कि तुम इतने बाहुबली हो। बताया जाता है साथियों हनुमान जी अपनी शक्तियों से पूरा समुद्र लांग के लंका में पहुंच गए थे। भारतीय व्यक्तियों को शक्ति याद दिलानी पड़ती थी, और ये जितने भी साथियों सेवक हैं, जितने भी साथियों व्यक्ति हैं, ये उस शक्ति को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय व्यक्ति जाग जाओ, लेकिन आपके सामने एक एक प्रश्न बना के दे जा रहे हैं। आपके सामने एक प्रश्न बना के दे रहा है, कौन सा अखबार किसने निकाला, कौन सी संस्था की स्थापना किसने करी, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, एक एक प्रश्न साथियों, चाहे बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की, चाहे बात करें ब्रह्म समाज की, चाहे साथियों बात करें प्रार्थना समाज की, एक एक क्वेश्चन आपके सामने देखे जा रहे हैं और प्रश्न यहां से पूछा जाता है। इसलिए हम इसको हल्के में भी नहीं ले सकते। इंपोर्टेंट टॉपिक है साथियों, कहीं से कुछ भी उठा के पूछ लेगा, आप धराशायी हो जाओगे, नहीं होना है, संभल के चलना है। दोस्तों बात करें तो 1897 के समय पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कर दी जाती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इनके गुरु थे, गुरु की नाम से एक मिशन बना दिया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में करी, और जब साथियों 1897 में स्थापना करी तो आप जानिएगा इस समय हो क्या रहा। हम जान रहे थे साथियों, हम वायसरायों के बारे में पढ़ के चल रहे थे, और अगर साथियों बात करें वायसरायों के बारे में तो साथियों इसी समय पर एक व्यक्ति वायसराय बनकर आता है जिसका नाम है साथियों लॉर्ड लैंसडाउन। 1888 से लेकर 1894 तक यह व्यक्ति साथियों लॉर्ड लैंसडाउन नाम का भारत का वायसराय बन के आया, वायसराय बन के व्यक्ति आया। अगर बात करें साथियों इस समय बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, इसके समय पर साथियों मुंबई के अंदर गणपति उत्सव मनाना शुरू कर दिया। गणपति उत्सव की शुरुआत किसने करी, बाल गंगाधर तिलक ने। कहां पर, मुंबई मतलब महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और साथियों जब इसकी शुरुआत की गई तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर गणपति उत्सव का मतलब क्या है, इससे क्या फायदा होता। आप एक बात बताइएगा, आप किसी व्यक्ति अपने गांव में जाएगा और गांव में जाके कहिएगा कि हमारे यहां पर कथा हो रही है, भगवान का नाम लिया जा रहा है, भागवत कथा हो रही है, आप आइएगा जरा बैठिएगा, हम आपको कथा सुनाने का काम करेंगे। आप दो व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं कर पाओगे। आप कहिएगा एक साथियों बंदर नचाने वाले व्यक्ति को लेके आइएगा, उसके हाथ में एक डुगडुगी यानी डमरू होना चाहिए, उसके पास दो बंदर होने चाहिए और वो नाचने में निपुण होने चाहिए। आप डमरू बजवाइएगा, बंदर को नचाइएगा, देखिएगा लोग बिना बुलाए बंदर का नाच देखने के लिए आ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, ये भारत है, भारतीयों को भारतीय बहुत अच्छी तरह से समझते थे। वो जानते थे कि अगर हम भगवान के नाम पर किसी नाम व्यक्ति को इकट्ठा करें तो शायद इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन हम महोत्सव के नाम पर, हम अगर साथियों बंदर बंदरिया के नाच के नाम पर अगर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करें, व्यक्ति भाग कर आएंगे। गणपति उत्सव जो है साथियों ये तो सिर्फ एक इशारा है, भीड़ को इकट्ठा करना इनका सहारा है। आप गंगाधर तिलक को हल्के में मत लीजिएगा। ये जानते थे अगर मैं आज जाऊंगा लोगों से कहूंगा चलो आजादी के लिए लड़ाई लड़ो, चलो आजादी के लिए इकट्ठा हो, चलो अंग्रेजों को हम अपनी ताकत दिखाते हैं, दो व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे, कहीं ऐसा ना हो गोलियां चल जाए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाए, दो व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन साथियों आप जानते हैं धार्मिक कार्यक्रम अगर कोई किया, मैंने कहा ढोल भी बजेगा, मैंने कहा डांस भी होगा, मैंने कहा बहुत बड़ी एक प्रतिमा होगी लेकर घूमेंगे, तो लोग साथियों भाग भाग के चलेंगे क्योंकि डीजे बजेगा, डांस होगा। और ये गणपति उत्सव आज के समय में हम देखें बड़े बड़े हीरोइन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े साथियों लोग आज मुंबई के अंदर इस गणपति उत्सव में शामिल होते हैं। कारण क्या है, मनोरंजन का साधन हो जाता है उनके लिए और आस्था का भी साधन हो जाता है। तो गणपति उत्सव इसलिए महोदय ने शुरू किया, बाल गंगाधर तिलक ने, कि लोगों को मैं इकट्ठा कर सकूं, और जब लोग इकट्ठा होंगे तो साथियों अंग्रेज देखेंगे कि भारतीयों की एकता में शक्ति है।
भारतीयों की एकता में शक्ति है। और कारण यह भी नहीं था, कारण और भी था। भारतीयों के साथ आप कुछ भी कर लीजिएगा, भारतीयों का आप नुकसान कर दीजिएगा, भारतीयों से पैसे ले लीजिएगा, लेकिन भारतीय लोगों के धर्म में हस्तक्षेप अगर आपने कर दिया, अगर आपने भारतीय व्यक्तियों के धर्म में हस्तक्षेप कर दिया, तो भारतीय तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक इस बात को जानते थे कि अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो अंग्रेजों की हालत पछता होगी। भीड़ इकट्ठा हुई, अंग्रेजों की हालत पछता हुई, और अगर गलती से किसी अंग्रेज ने किसी भारतीय को 4 डंडे मार दिए, तो अगर गलती से किसी भारतीय में किसी अंग्रेज ने 4 डंडे मार दिए, तो जानते हो भीड़ उस अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी, अंग्रेजों को झुकना पड़ जाएगा, भीड़ बहुत ज्यादा होगी। बाल गंगाधर तिलक दिमाग से काम ले रहे हैं और लोगों को इकट्ठा करने के लिए गणपति महोत्सव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और अंग्रेज भी चाह के नहीं छेड़ पाएंगे लोगों को, क्योंकि अगर छेड़ा तो जानते हैं कि मुसीबत हो जाएगी। आप क्या जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब रॉलेट एक्ट आ रखा था, तो कह रखा था कि भाई ऑपरेशन जीरो आवर था, कि मतलब आप 2-4 लोग बाहर नहीं निकल सकते। साथियों, अगर बात करें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक ने सिर्फ इतना ही तो किया था कि एक रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाल दी थी। अगर अंग्रेजों में इतना ही दम था तो सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल मलिक को उसी दिन गिरफ्तार करके दिखाते जिस दिन वो रामनवमी निकाल रहे थे। नहीं कर पाए ना। कब गिरफ्तार किया, जब रामनवमी का प्रोग्राम सारा खत्म हो गया, उसके बाद दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। अरे दम था तो खड़ी भीड़ में से एक बार सत्यपाल मलिक सैफुद्दीन किचलू को ले जाके दिखाते अंग्रेज, खड़ी हुई भीड़ सबको खत्म कर देती अंग्रेजों को। धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला था, भारतीय व्यक्ति कभी भी धर्म में हस्तक्षेप करने ही नहीं देते। आपको मैंने कहानी बताई होगी, एक व्यक्ति हुआ करता था, खेत में काम कर रहा था, चलता हुआ अंग्रेज उसके पास पहुंच गया घोड़े पे, जाके साथियों खेत में काम करते हुए व्यक्ति से बोला, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने गंदे हो, तुम कितने काले हो। व्यक्ति मुस्कुराता रहा, अपना नराई बुवाई करता रहा खेत में। अंग्रेज ने फिर कहा कि तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, जानते नहीं हो, मजदूरी से करते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, भारतीय कितने खराब लोग होते हैं। व्यक्ति मुस्कुराता रहा, काम करता रहा। अंग्रेज ने 2-4 पॉइंट और मारे, व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराता रहा, बोले कहने दो इससे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अंग्रेज ने गलती से एक बार कह दिया, बोले तुम्हारे तो भगवान ऐसे हैं जिनके सर पर हाथी का सिर लगा हुआ है, आप तो हाथी की पूजा करते हो। भगवान श्री गणेश के बारे में व्यक्ति से सुना ना गया, उठा के फाड़ा, अंग्रेज की गर्दन को काट दिया। भारतीय कभी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करने देते। अगर आप सत्यो धर्म के मामले में कुछ भी बोलोगे तो ये सत्यो चाहे अपने किसी सजे सज्जन को गाली दिलवा लेंगे, लेकिन अगर आपने इनके भगवान के बारे में कुछ बोल दिया तो देखो फिर क्या हाल करते हैं आपकी। आप मंदिर में चप्पल पहन के घुस जाइएगा, भारतीय व्यक्ति कहते हो चप्पल पहन के क्यों घुसा, बाहर निकल, आस्था का मामला है। आप इनके तो बेडरूम में आप जूते पहन के घुस जाइएगा, शायद आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आस्था भारतीयों की बहुत ज्यादा होती है भगवान में। ये बात बाल गंगाधर तिलक समझ रहे थे कि भीड़ को इकट्ठा भी करना है, अंग्रेजों को ताकत भी दिखाना है। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव महाराष्ट्र में शुरू कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गणपति उत्सव किसने कहां शुरू किया, कारण क्या था, समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर हम बात करें इसी समय की बात हुआ करती थी, तो सबसे इसी समय यहां पर क्या हुआ कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पहली बार से तो अप्रत्यक्ष तक चुनाव पेश किया गया था, और कारखाना अधिनियम 1891 में, और डूरंड आयोग की स्थापना 1893 में तो इसी व्यक्ति के समय में हुई थी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहां लिख दिया है। अगर पूछ ले डूरंड आयोग की स्थापना किसके समय में हुई थी, डूरंड रेखा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, हम उसके बारे में आगे बात करने वाले। बहरहाल सत्यो क्या हुआ, लॉर्ड एल्गिन इसके बाद आता है। लॉर्ड एल्गिन जो है सत्यो, ये व्यक्ति 1894 से लेकर 1899 तक भारत का वायसराय बन के आता है। और इसके समय पर क्या हुआ, इसके समय पर अगर बात करें तो सब तो 1896 में शिवाजी महोत्सव शुरू कर दिया गया। क्या बताने की जरूरत है, शिवाजी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, और शिवाजी के नाम से लोग जुड़ जाया करते थे। आप जानते हैं, अगर हम बात करें वीर शिवाजी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, और इनके नाम में वो ताकत होती थी कि अगर आज भी आप वीर शिवाजी का एक बार दमदारी से नारा लगा देंगे तो कितने ही वीर जवान ऐसे होंगे जो जोश से खड़े हो जाएंगे जिन्होंने वीर शिवाजी को पढ़ा होगा। और उस समय तो जीते जागते उदाहरण थे वीर शिवाजी। शिवाजी उत्सव साथियों 1896 में यहां पर लॉर्ड एल्गिन के समय में शुरू किया गया एक महोत्सव था, और बहुत दमदारी के साथ इस महोत्सव को पूरा किया जा चुका था। ये देखिएगा, पर्सनैलिटी ही गजब की थी, व्यक्तित्व ही गजब का था। क्या कहना वीर शिवाजी के बारे में। अगर दोस्तों आगे बात करते हैं, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, नाम था लॉर्ड कर्जन।
क्या नाम था? नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आता है और लॉर्ड कर्जन सत्यो आके क्या करता है, 1899 के समय में पेपर करेंसी एक्ट लेके आता है। ये बहुत भागा दौड़ करेगा, बहुत स्पीड से काम करेगा, पेपर करेंसी एक्ट लेकर आया। यही व्यक्ति सत्यो अगर हम बात करें तो 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना कर देता है। 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना, 1899 पेपर करेंसी की सत्यो स्थापना करता है। यह व्यक्ति 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय बनकर रहेगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके बारे में आगे तो कहा जाता है इसने 1902 में सत्य पुलिस आयोग को बना दिया, पुलिस आयोग बना दिया। और ये व्यक्ति क्या करता है तो इसके अलावा क्या करता है, इसके अलावा ये 1902 में सत्य रेल आयोग की स्थापना करने का काम करता है। रेल आयोग का संबंध आपको कई डेटों में कई समय पर लिखा हुआ मिलेगा, तो रेल आयोग की स्थापना करता है। उसके बाद साथियों 1904 में ये विश्वविद्यालय अधिनियम लेकर आता है। इंपोर्टेंट होता है साथियों, कौन लेकर आया? लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय अधिनियम लेकर आया। इसके बाद इसके अलावा साथियों ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, किसकी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन व्यक्ति करता है। और साथियों बात यही नहीं रुकती है, तो एक ऐसा काम कर जाता है जिसका किसी को भी इंतजार नहीं था। क्या था? 16 अक्टूबर वह डेट थी, 1905 वह सन थी जब साथियों लॉर्ड कर्जन एक ऐसा काम कर गया जो उसे नहीं करना चाहिए था, बंगाल विभाजन। क्या कर गया? बंगाल विभाजन। तो 16 अक्टूबर डेट इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक ऐसा तरफ का इक्का फेंका जो भारत के लोग भारत को संस्कृति से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो भारत के लोग एकता की माला में लोगों को पिरोने की कोशिश कर रहे थे, उसको साथियों फीका करने की कोशिश से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। मतलब सर क्या फर्क पड़ा, बंगाल का विभाजन हो गया तो हम तो भारतीय हैं। दोस्तों आप भले ही भारतीय हो लेकिन अंग्रेज तुमसे भी ज्यादा दिमाग लगाते थे इस मामले। फूट डालो, शासन करो, दूसरे के कंधे पर धर के चलाओ, इस मामले में अंग्रेज तुमसे भी आगे हुआ करते थे। जानते हो बंगाल जब विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन तो एक ईस्ट बंगाल के नाम से जाना गया, एक बंगाल के नाम से जाना गया। वैसे आप इसे साथियों पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल कह सकते हैं, लेकिन साथियों बंगाल का विभाजन जिस तरह से हुआ है उसका तात्पर्य यह था कि बंगाल को उस जगह से बांटा गया जिस एक जगह पर साथियों हिंदुओं की जनसंख्या की आबादी ज्यादा थी, दूसरी तरफ की साथियों मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा थी। एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम। लोगों ने पूछा, बोले भाई क्यों बांट रहे हो? इन्होंने बताया प्रशासनिक दृष्टि से बांट रहे हैं। बोले क्या मतलब है? बोले हम इतना बड़ा बंगाल जो है ना इस पर प्रशासन ठीक से कर नहीं पाते, संभाल नहीं पाते, इसलिए इसके दो हिस्से कर देते हैं। रणनीति कुछ और थी, एक हिस्से में हिंदू ज्यादा रहे, एक हिस्से में मुस्लिम ज्यादा रहे। आप जानते हैं जब लोग विकास की बात करें, जब लोग एकता की बात करें, आप उनको धर्म के नाम पर लड़ा दीजिएगा, ये राजनीति अंग्रेज जानते थे। और वो विकास, वो साथियों एकता की बातें भूल जाएंगे, वो धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ जाएंगे। अंग्रेजों ने भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का पहला प्रयास कर दिया। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का पहला प्रयास कर दिया, बंगाल विभाजन कर दिया। लेकिन साथियों भारतीय समझदार बहुत थे, जानते थे। राजा राम मोहन राय, साथियों बात करें दयानंद सरस्वती, बहुत सारे काम करके गए थे। लोगों ने समझा जब लोग एक दूसरे से बिछड़ने लगे, एक दूसरे के गले लगने लगे, साथियों राखी बांधने का कॉन्सेप्ट यहां से आया, एक दूसरे को राखी बांधने लगे। बोले हम तो एक थे, हमारा कसूर क्या था, हम क्यों बिछड़ रहे हैं आज एक दूसरे से? लोग हृदय से जुड़े हुए थे भारतीय। आप मुझे एक बात बताइएगा, आप ये 1905 देख लीजिएगा, 1905 से पहले भारत के इतिहास में भारतीयों की एक घटना बता दो जहां हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े हो, एक बता दो। विदेशी आक्रमणकारियों को छोड़ दो, मैं नहीं कह रहा। आप 712 मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेके और 1905 तक एक घटना बता दो जब भारत में हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़े हो। आज तक नहीं लड़े। आपको लग रहा होगा सर क्या फर्क पड़ेगा, मैं कहूंगा ऐसा फर्क पड़ेगा जो आज तक खत्म नहीं होगा, आज भी खत्म नहीं होगा। 1905 से पहले भारतीयों में हिंदू और मुस्लिम नाम की कोई चीज नहीं होती थी, लोग भारतीय के नाम से जाने जाते थे। कुछ समय बाद देखिएगा 1905 के जस्ट अगली साल 1906 में एक पार्टी बन जाएगी, नाम होगा मुस्लिम लीग। बहरहाल आप इतना समझो साथियों, इस बंगाल का विभाजन ऐसी जगह से किया जहां एक एरिया पर हिंदुओं की आबादी ज्यादा हो, दूसरे एरिया पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो। अंग्रेजों ने डिवाइडेशन कर दिया। और जब साथियों लोगों में यहां पर प्यार प्रेम देखा तो अंग्रेजों को लगा हम शायद विफल हो जाएंगे। लेकिन अंग्रेज जब भी कोई काम करते थे, अंग्रेज ये जानते थे आज इसका फायदा हो या ना हो, लेकिन आज के दिन जरूर फायदा होगा। मतलब स्पष्ट था, चाहे इसका फायदा हमें 4 साल 10 साल बाद हो, लेकिन एक दिन फायदा जरूर होगा। लोग सभी अच्छे थे, सभी लोग ठीक थे। कुछ तालाब की मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं,
इसके जस्ट अगले ही साल साथियों क्या होगा, 1906 में कुछ लोग अंग्रेजों से जाके मिल जाएंगे और बोलेंगे हमें अपनी अलग पार्टी चाहिए, नाम होगा मुस्लिम लीग। 1906 में साथियों, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी। मतलब मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग पार्टी बनवा ली, बोले हमारी पार्टी अब ये चलेगी। साथियों भारत के अंदर इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला व्यक्ति एक दिन कहेगा पाकिस्तान अलग होना चाहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहने वाला व्यक्ति कहेगा हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। दोस्तों आप जानिएगा भारत की स्थिति में तो फूट डालने का काम अंग्रेजों ने इस बंगाल विभाजन में कर दिया है। और बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। लोग समझ गए थे, समझदार लोग समझ गए थे, इसलिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने साथियों 1905 में ही स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चला दिया। और विरोध किस बात का था, बोले बंगाल विभाजन को रद्द करो, बंगाल विभाजन नहीं चाहिए। समझदार लोग जान रहे थे इसका इफेक्ट आगे चल के बहुत गंभीर पड़ेगा, लेकिन नहीं हुआ। कब होगा हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों बहुत सारी कोशिश की गई, लेकिन साथियों बंगाल का विभाजन किसने किया है, तो लॉर्ड कर्जन नाम का वायसराय है जिसने बंगाल विभाजन किया है। और बंगाल विभाजन तो हो गया साथियों, बंगाल विभाजन तो हो गया। बंगाल विभाजन के कुछ ही दिन बाद 1906 में एक पार्टी बन जाती है, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। किसकी, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। और दोस्तों बात करें यहां पर सलीमुल्लाह हुआ करते थे आपके, सलीमुल्लाह खान ने साथियों यहां पर 1906 में क्या कर दिया, एक साथियों बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना करी। और यही पार्टी आगे चल के क्या करने वाली है, यही पार्टी साथियों आगे चल के बहुत बड़े बड़े कारनामे करने वाली है। बहरहाल हम अगर चाहते हैं तो हम सब तो मुस्लिम लीग तक ही पढ़े तो कैसा रहेगा। हाँ चलो मुस्लिम लीग के बारे में आपको आगे बता दूंगा, लेकिन हमें थोड़ा आगे पढ़ लेना चाहिए। हाँ पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई तो मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद साथियों 1905 से 1910 के बीच में एक वायसराय बनकर आता है और राष्ट्र आंदोलन का दूसरा चरण भी शुरू हो जाता है। नाम था लॉर्ड मिंटो। क्या नाम था, लॉर्ड मिंटो। 1905 से 1910 के बीच में वायसराय बन के आता है। जब लॉर्ड मिंटो आया तो लॉर्ड मिंटो ने साथियों सबसे पहले 1906 में क्या किया, कलकत्ता के अंदर साथियों जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो इसकी अध्यक्षता साथियों दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। कौन कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। और इस अधिवेशन में एक वही शब्द सामने आया जो कभी साथियों किसी ने प्रयोग किया था, स्वराज शब्द। हाँ तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि वही शब्द सामने आ गया जो कि सभी कभी जाते प्रयोग हो चुका था, नाम था स्वराज शब्द। और पहली बार साथियों कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं, उसमें साथियों स्वराज शब्द की मांग की गई। स्वराज का मतलब था स्वयं का राज, मतलब हम अपने आप पर खुद राज करेंगे, तुम कौन होने वाले हो। स्वराज शब्द की मांग साथियों पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कर दी गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर हम साथियों बात करें, उसके बाद दादा भाई नौरोजी जो है वो अपना पावर में आते हैं और दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि हम भी बताते हैं हमें कौन। दादा भाई नौरोजी जैसा कोई साथियों व्यक्ति अगर मैं बात करूं जबरदस्त मामले में, नॉलेज में कोई आपको नजर नहीं आएगा। बड़ा व्यक्तित्व जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व था। और साथियों दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी को भारत का विशिष्ट वृद्ध पुरुष कहते हैं। इनको साथियों यहां पर साथियों द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति यानी कि वरिष्ठ व्यक्ति यानी कि सबसे बूढ़ा व्यक्ति के नाम से जानते हैं। इनको भारत का विशिष्ट वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी जो है साथियों ये एक ऐसे व्यक्ति थे, सामान्य मत समझिएगा, ब्रिटिश संसद में साथियों चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। जो व्यक्ति ब्रिटिश की संसद में नियुक्त किया गया हो, क्या क्वालिटी रही होगी दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने तो धन के निष्कासन का सिद्धांत बताया था। बोले सर क्या होता है, हमें भी समझाइए।
धन के निष्कासन का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, बताते हैं क्या होता है इनके द्वारा। साथियों, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी अनबिटर्स रूल इन इंडिया, यानी कि साथियों इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पॉवर्टी एंड अनबिटर्स रूल इन इंडिया नाम की एक किताब लिखी। पॉवर्टी एंड अनबिटर्स रूल इन इंडिया नाम की किताब लिखी और उसमें साथियों थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ बताई, यानी कि इन्होंने साथियों धन के निष्कासन के सिद्धांत के बारे में बताया। बोले क्या होता है, दादा भाई नौरोजी ने कहा कि देखिए महोदय, ऐसा है कि आपके घर में कोई टंकी है, आप उस टंकी को एक बार तेजी से खोलो, आप उस टंकी को एक बार तेजी से खोलो, तेजी से खोलने के बाद आप जितना चाहो पानी उसके अंदर बाल्टी में गिरा लो, 5 मिनट 10 मिनट कोई बात नहीं है, बाल्टी भर जाए उठा के ले जाओ, बाल्टी भर जाए उठा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप एक काम करिएगा, आप रात को नल को थोड़ा सा खोल के सो जाइएगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा पानी चलता रहे, आप खोल के सो जाइएगा। आप सुबह उठिएगा, आप पाएंगे तो पूरी टंकी खाली मिलेगी, आप पाएंगे सुबह पूरी टंकी खाली मिलेगी। आप सर बातों का मतलब क्या है, वही बात तो समझाने की कोशिश कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए उन्होंने हम पर अटैक किया, अटैक करने के बाद वो एक साथ अटैक करते थे, जो भी धन दौलत लूटना था लूट के ले जाते थे, फिर साथियों साल 2 साल के बाद आते थे, जब तक हम अपना उत्थान कर लिया करते थे। तो आपने बाल्टी में एक साथ पानी भरा और आप बाल्टी को उठा के ले गए, ये मुस्लिम आक्रमणकारियों का काम हो गया। लेकिन अंग्रेज क्या काम कर रहे हैं, अंग्रेज टंकी को खोल के बैठ गए हैं, अंग्रेज टंकी को खोल के बैठ गए, पानी धीरे धीरे गिर रहा है, बाल्टी तो साथियों भरेगी भरेगी, टंकी खाली जरूर होगी रात भर में। दादा भाई नौरोजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपसे टैक्स के रूप में, कर के रूप में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा लिया जा रहा है, ये पैसा धीरे धीरे कहां भेजा जा रहा है, ये पैसा सब तो ब्रिटेन भेजा जा रहा है। दादा भाई नौरोजी और बहुत सारे भारतीय लोग कह रहे हैं, अंग्रेज खुद कह रहे हैं कि अंग्रेज एक स्पंज की तरह है। कैसे है, जो अंग्रेज एक स्पंज की तरह है। स्पंज का मतलब होता है, आपने पानी सोखने वाला गद्दा देखा है, जो पानी पर डाल दो पानी सोख लेता है, आप दूसरी जगह जाकर उसको निचोड़ो ऐसे करके तो पानी गिरेगा, ये स्पंज की तरह है। जब भारत से स्पंज की तरह से पैसे को इकट्ठा करते हैं, लंदन की टेम्स नदी में जाकर निचोड़ देते हैं। मतलब दादा भाई नौरोजी और बहुत सारे भारतीयों ने इस बात को समझाया, लेकिन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने समझाया कि साथियों किस तरह से अंग्रेज क्या कर रहे हैं, साथियों थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ दे रहे हैं। मतलब इन्होंने सबसे पहले थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ दी कि भारत के अंदर से ये अंग्रेज पैसा इकट्ठा करते हैं, उस पैसे को ब्रिटेन ले जा रहे हैं और भारत का पैसा धीरे 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 कहां जा रहा है, सारा ब्रिटेन चला जाएगा। अंग्रेज भारत को गरीब बना के छोड़ेंगे, पूरी तरह से चूस देंगे। ये पहली बार साथियों धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने समझाया था। भारतीयों को समझ में नहीं आ रहा था, भारतीयों को लग रहा था शासन ही तो कर रहे हैं, अरे हम पे तो कितने लोगों ने शासन कर लिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब इन्होंने बताया कि वो जो शासन था, वो जो आक्रमण होते थे, वो सिर्फ एक झटके की लड़ाई होती थी, यहां तो तुम्हें पूरी तरह से कंगाल कर दिया जाएगा। सबसे पहले किताब का नाम याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी किताब है, दादा भाई नौरोजी की किताब है। इस किताब में क्या है, इसमें धन के निष्कासन का सिद्धांत बताया है कि किस तरह से धन पूरा ब्रिटेन जा रहा है। दादा भाई नौरोजी बता रहे हैं, बड़े साथियों जबरदस्त व्यक्ति थे। जब कोई व्यक्ति साथियों अनुमान नहीं लगा सकता था ना, उस समय साथियों इन्होंने भारत के अंदर प्रति व्यक्ति आय निकाल दी थी और बताया था कि इस समय प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति की 20 रुपए आ रही है। जब तो कोई सिस्टम नहीं था, कोई विभाग नहीं था, जब पता नहीं लगा सकते थे प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है कितनी, तब इन्होंने बता दिया था प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए आ रही है। दादा भाई नौरोजी की पर्सनैलिटी साथियों, इन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, गलत मत करिएगा। दोस्तों बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो इन्होंने साथियों ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया, जो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। ये साथियों दादा भाई नौरोजी के बारे में एक बात है कि 1906 में इनके समय में साथियों क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग की स्थापना, मतलब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है। मुस्लिम लीग के बारे में अभी आपको और भी चीजें बताने वाला हूं, लेकिन क्या हुआ, लेकिन साथियों 1907 में क्या हुआ कि सूरत के अंदर अधिवेशन हो रहा था, सूरत के अंदर अधिवेशन हो रहा था। अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। बेटा ये रास बिहारी बोस नहीं है, रास बिहारी घोष हैं। अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष, किसकी, कांग्रेस के अधिवेशन की। 1907 में क्या हुआ, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी ना, ये साथियों 2 भागों में बट गई। क्या हो गई, 2 भागों में बट गई। बोले सर क्यों बट गई। दोस्तों मामला बड़ा संगीन था। भारत के अंदर 2 तरह के लोग थे, भारत के अंदर 2 तरह की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। एक व्यक्ति का मानना ऐसा था कि भाई भारत में जो अंग्रेज है ना, इनको बैठाओ, समझाओ, इनको समझाने के बाद कहो भैया हमारे यहां से तुम विदा हो जाओ, चले जाओ। एक तो ये विचारधारा हो गई। एक विचारधारा ऐसी थी जो ये कहती थी अंग्रेजों को बुलाओ, लठ उठाओ, लठ बजाओ और फिर कहो कि छोड़ के आए या खदेड़ते हुए जाओगे। एक विचारधारा ये होगी।
अब दोनों विचारधारा अलग अलग थी। एक कहते थे अंग्रेजों को समझा के रिक्वेस्ट करके भारत से भेज देंगे, एक थे भैया अंग्रेज नहीं जाएंगे, जब तक इनकी कुटाई सुताई नहीं करोगे अंग्रेज नहीं जाएंगे। विचारधारा दो पनप रही थी। आप एक बात बताओ, आपके घर पे चोर आ जाए, रात को आप सोए हुए, रात को आपके घर पे चोर आ जाए, चोरों के हाथ में वेपन्स है, आपके सबको आपको घेर लिया। घेरने के बाद सब चोरों ने कहा जो कुछ है धन दौलत माया सोना चांदी सब कुछ निकालो। आप उनसे हाथ जोड़िएगा, रिक्वेस्ट करिएगा भाई साहब छोड़ दो, पैसा तो बहुत है हमारे पास लेकिन लेकर मत जाओ, छोड़ दो, कुछ भी मत लेके जाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप चले जाओ। क्या वो व्यक्ति जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप उठा के वेपन 2-3 फायर मारिएगा एक बार सीधा करके कहीं से, आप देखिएगा भागते खड़े हो जाएंगे। यही स्थिति भारत में अंग्रेजों की थी। रिक्वेस्ट करने वाले लोगों में सत्यो यहां पर नरम दल के लोग थे जो कहते थे भारत के अंदर से अंग्रेजों को रिक्वेस्ट करके भेज दो। वहीं एक ऐसे क्रांतिकारी सत्यो कुछ लोग ऐसे थे जो कहते अंग्रेज नहीं जाएंगे आप जब तक इनकी बैंड नहीं बजाओगे। दूसरी तरफ साथियों एक बहुत बड़ा वर्ग खफा हो गया कांग्रेस से इस बात पर कि तुमने 1905 में बंगाल विभाजन कैसे हो जाने दिया। आप सब संगठन में थे, आप पावर में थे, तो आपको विरोध करना चाहिए था। 1905 में बंगाल विभाजन हो क्यों जाने दिया? एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो अंग्रेजों को मारपीट के भगाने की ताकत रखता था वो साथियों कटाक्ष करने लगा कांग्रेस से, बोले नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, हमें खुद ही संभाल लेंगे, आजादी की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। तो साथियों कांग्रेस जो बट रही है वो विचारों की वजह से बट रही है। एक विचार ऐसा है कि चलिए भैया रिक्वेस्ट कर लेते हैं चले जाएं तो ठीक है अंग्रेज, एक थे कि जाएंगे नहीं भेजने पड़ेंगे। तो कांग्रेस का तो विभाजन 1907 में हुआ है। सूरत के अंदर वो अधिवेशन हो रहा था, अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत के अंदर कांग्रेस दो भागों में बट गई। एक भाग क्या साथियों क्या कहलाया, एक भाग आपका यहां पर कहलाया नरम दल, जबकि दूसरा भाग क्या कहलाया, दूसरा भाग साथियों यहां पर कहलाया गरम दल। एक भाग क्या कहलाया, एक भाग कहलाया आप कह सकते हो नरम दल, एक भाग कहलाया आपका गरम दल। यानी हम कह सकते हैं कांग्रेस साथियों यहां पर नरम दल और गरम दल में बट गई। इसमें नरम दल और गरम, देखिए नरम का मतलब है जो रिक्वेस्ट करके भेजना चाह रहे थे अंग्रेज को, गरम का मतलब है जो मार पीट के भगाना चाह रहे थे। तो नरम दल गरम दल के साथियों रूप में ये यहां पर बटने का काम हो गया, यानी कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन हो गया। दोस्तों अगर हम गरम दल की बात कर लें तो नरम दल में तो बहुत सारे लोग थे। गरम दल में जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, जो साथियों यहां पर गरम दल के सदस्य हुआ करते थे भारत में, जो आजादी की लड़ाई को अपने तरीके से लड़ना चाहते थे। इसके बाद साथियों बात करें लाल बाल पाल को उसमें थे, ये साथियों गरम दल में हुआ करते थे। इन्होंने कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया, न केवल कांग्रेस से अलग किया साथियों 1908 के समय में बाल गंगाधर तिलक ने लिखना शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ समाचार पत्रों के। देखो उस समय फोन नहीं था, उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय कोई भी साथियों कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम साथियों अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाए, कुछ भी नहीं था, ऐसा फैक्स भी नहीं था, कैसे पहुंचा पाते? तो साथियों यहां पर क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्रों के माध्यम से लिखना शुरू किया अंग्रेजों के विरोध में। अब इस समाचार पत्र को आप पढ़ेंगे, तीसरा चौथा पांचवा हर बच्चा पढ़ेगा, हर व्यक्ति पढ़ेगा, और जब व्यक्ति पढ़ेगा तो भारत की दुर्दशा पर विचार करेगा, जब विचार करेगा तो उत्तेजना आएगी कि कुछ करते हैं देश के लिए। सत्यो बाल गंगाधर तिलक ने सत्यो अपने यहां पर क्या कर दिया, अपने यहां पर लिखना शुरू कर दिया। जब लिखना शुरू किया, अंग्रेजों के खिलाफ लिखना शुरू किया, बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके सत्यो म्यांमार की मांडले जेल में भेज दिया। पूछा जाता है किस जेल में? म्यांमार के सत्यो मांडले जेल में भेज दिया। और सत्यो पत्रकारिता में, किसमें? पत्रकारिता में जेल जाने वाले पहले भारतीय हैं। नाम है साथियों इनका बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक नाम है। तो पत्रकारिता में जेल जाने वाले व्यक्ति हैं। और अगर हम बात करें तो इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहते हैं। मतलब ऐसा लिखा कि देश के अंदर उफान आ गया, आग की तरह लोग गर्म हो गए। इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? ये पॉइंट ऐसे ही नहीं डाला है, बड़ा नाप तोल के तराजू पे जब सामने पेश किया है। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, एक कोई और ऑप्शन पाएंगे। बाल गंगाधर तिलक को तो भारतीय अशांति का जनक कहते हैं। और जानिएगा दोस्तों अगर हम बात करें तो 1908 के समय पर खुदीराम बोस को फांसी हो गई। खुदीराम बोस को 1908 में फांसी हो गई। सर क्यों फांसी हुई, जरा बात कर लेंगे इस पॉइंट पर भी। लेकिन हाँ, खुदीराम बोस को फांसी हुई, और मैंने कहा बाल गंगाधर तिलक जो है तो ये दो पत्रिका इन्होंने लिखी थी। एक थी साथियों यहां पर मराठी, और एक थी साथियों केसरी। मराठी और केसरी थी जो साथियों अलग अलग भाषाओं में लिखी गई थी। तो मराठी और केसरी साथियों इन्होंने लिखने का काम किया। और साथियों बात करते हैं फिर इसके बाद खुदीराम बोस के बारे में।
खुदीराम बोस साथियों संभवतः बात करें तो बहुत कम उम्र के व्यक्ति हुए हैं, बहुत कम उम्र के व्यक्ति हुए हैं। एक व्यक्ति का नाम था किंग्सफोर्ड। क्या नाम था? नाम था व्यक्ति का किंग्सफोर्ड। ये किंग्सफोर्ड नाम का व्यक्ति जो है ये भारतीय, एक न्यायाधीश टाइप का व्यक्ति है, भारतीयों के विरोध में ही अपने डिसीजन दे रहा है। भारतीयों के विरोध में मतलब किसी ने अगर किसी के थप्पड़ मार दे, बोले फांसी लटका दो, भारतीय है फांसी लटका दो, मतलब छोटे छोटे भी सातों गुनाहों पर बड़ी बड़ी सजा देने का काम व्यक्ति किंग्सफोर्ड नाम का व्यक्ति कर रहा है। लोगों ने समझा है किंग्सफोर्ड को, बोले भाई थोड़ा कंट्रोल कर ले, बोले हम तो चिढ़ते बहुत हैं भारतीयों से। अब साथियों क्या हुआ कि खुदीराम बोस को लगा कि इस किंग्सफोर्ड को ही देख लेते हैं। अब खुदीराम बोस ने अपने साथ अपने मित्र प्रफुल्ल चाकी को भी लिया। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इसको प्लान कराया मारने का, बोले किंग्सफोर्ड को मारते हैं, बड़ा आजकल मतलब विरोध में जा रहा है। तो इन्होंने प्लान किया कि यार किंग्सफोर्ड को मारते हैं, और किंग्सफोर्ड को मारने के लिए इन्होंने बम भी बना लिया, प्लान भी कर लिया। अब जहां से किंग्सफोर्ड गुजरा करता था ना गाड़ी को लेके, वहीं जाके एक दिन घाप लगा के बैठ गए, बोले भाई कोशिश करते हैं आज मार देंगे इसको। क्या हुआ? गाड़ी आई, इन्होंने देखा ये तैयार थे, इन्होंने साथियों क्या किया, बम तुरंत किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर फेंक दिया। बम फटा, फटने के बाद क्या हुआ, जो बैठा था वो मारा गया, ये खुश हुए, किंग्सफोर्ड मारा गया। ये दौड़ते हुए साथियों वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि दरअसल उस दिन गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं आया था। उस दिन किंग्सफोर्ड गाड़ी में नहीं आया था। उस दिन साथियों उस गाड़ी में साथियों मिस्टर कैनेडी हुआ करते थे। मिस्टर कैनेडी और उनकी फैमिली आई थी। अच्छा, मिस्टर कैनेडी भारतीय हित में काम करने वाले व्यक्ति थे, हमेशा भारतीयों के सोचने वाले, भारतीयों के लिए लड़ाई लड़ने वाले, भारतीयों की आवाज को उठाने वाले मिस्टर कैनेडी हुआ करते थे। किंग्सफोर्ड की जगह पर मिस्टर कैनेडी यहां पर साथियों मारी गई, और कैनेडी साथियों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के नजदीकी थे। किंग्सफोर्ड उस दिन नहीं आया उस गाड़ी में। अब जैसे ही साथियों इन्होंने मिस्टर कैनेडी को और उनकी फैमिली को मरा हुआ देखा तो कहा जाता है कि प्रफुल्ल चाकी ने वहीं पर सुसाइड कर लिया, वहीं पर आत्महत्या कर ली, दुख को सहन न कर सका। खुदीराम बोस गिरफ्तार हुए, और खुदीराम बोस जब गिरफ्तार हुए तो खुदीराम बोस को यहां पर क्या दे दी गई, खुदीराम बोस को साथियों यहां पर फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। प्रफुल्ल चाकी ने वहीं साथियों अपनी आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? वहीं पर खुदीराम बोस ने आत्महत्या कर ली, और प्रफुल्ल चाकी को क्या दे दी गई? प्रफुल्ल चाकी को साथियों यहां पर प्रफुल्ल चाकी ने वहीं पर आत्महत्या कर ली, और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के फांसी खाने वाले संभवतः व्यक्ति माने जाते हैं। मतलब सबसे कम उम्र के फांसी खाने वाले भारतीय क्रांतिकारी कौन हुए? तो खुदीराम बोस माने जाते हैं, संभवतः कह सकते हैं। दोस्तों यहां तक तो बात ठीक थी कि खुदीराम बोस साथियों यहां पर क्या हुए, खुदीराम बोस चल बचे, लेकिन भारत की आजादी के लिए चिंगारी को ज्वाला दे चुके। अब यहां से आगे की जो क्रांति होगी वो साथियों देखने और दिखाने लायक होगी। अंग्रेज अपनी तानाशाही दिखाएंगे, अंग्रेज अपने बल का प्रयोग करेंगे, और साथियों भारत के अंदर भारतीय इस आजादी की लड़ाई को आगे लेके चलेंगे। और कुछ ही समय बाद एंट्री होने वाली है उस शख्सियत की जिसकी तुलना में सलमान खान से करता हूं। आप जानते होंगे सबको आती नहीं और इनको जाती नहीं। नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत जल्द एंट्री लेने वाले भारत की आजादी की लड़ाई में। लेकिन साथियों जोश जरूर आ रहा होगा कि हमने आजादी ऐसे ही नहीं पाई है। आजादी के लिए हमने कितने पापड़ पेले हैं, कितनी सारी साथियों हमने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। यह बात आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। बहरहाल हम इस क्लास को लेते रहेंगे, अच्छे से आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे। लोड लेने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। तो मैंने आपको बता रखा है, कोई भी समस्या हो, कैसी भी दिक्कत हुआ करे, तो जो हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, वो टेलीग्राम ग्रुप साथ कोर्स के साथ लिंक लगा हुआ मिल जाएगा, आप ऊपर देखिएगा, वहीं पर साथियों आ जाता है टेलीग्राम। जैसे आप देखेंगे ना, मैं आपको बता देता हूं साथियों एक बार, जैसे आप देखेंगे ना, जैसे आप अपने कोर्स के अंदर जाते हैं तो सबसे ऊपर लाइव लिखा आता है, फिर टेस्ट लिखा आता है, फिर रिकॉर्डेड लिखा आता है। रिकॉर्डेड के बराबर में साथियों आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, जहां ऑल डाउट और माई डाउट लेके आते हैं, वहां पर साथियों आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर साथियों आपका टेलीग्राम मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जैसे ही लिंक टच करेंगे तो टेलीग्राम पर साथियों टच करते ही आप ग्रुप में स्वतः ऐड हो जाएंगे, वहां ऐड हो जाएगा। मेरा मानना ऐसा है साथियों कि इसको बहुत जल्दी बेहतरीन तरीके से कवर कर लेते हैं, फिर और भी सारे साथियों आपके सब्जेक्ट कवर करने, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को करते जाएगा, अंजाम देते जाएगा, और कोई भी समस्या हुआ करे तो टेलीग्राम में मैं आपके साथ हूं। आप ऐसा कभी मत समझना अपने से कि यार मतलब सर मतलब सिर्फ कोर्स बेच के अपना खड़े हो गए। नहीं बेटा, मैं तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे साथ हूं। मतलब जो बच्चा इस कोर्स में जुड़ा है ना, जो बच्चा मतलब मेरे कोर्स में पेड़ में जुड़ा है, मैं उसके साथ हमेशा कनेक्ट रहता हूं। यही होना चाहिए।
बच्चे की बात सुन सकूं, बच्चे से अपनी बात कह सकूं। हाँ, आप इतना जरूर करिएगा कि आप अगर कोई आपका दोस्त आपका जानने वाला है तो आपसे उससे सजेस्ट जरूर करिएगा कि एक बार सर से हिस्ट्री और पॉलिटी या जीके जो भी पढ़ना चाहते हो एक बार सर से पढ़ के देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सजेस्ट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि आप ही एक माध्यम हो जो सत्यों मेरी चीजों को, मेरी क्लासों को और बच्चों तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी काफी मेहरबानी है, आप इसी तरह से खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।